हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोरियन फिल्म द कॉल। यानी कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसमें मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड आपके काफी सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, जो इस फिल्म ने फिल्म के एंड में आपको दिए नहीं है। कि क्या फिल्म में जो सारी की सारी सिचुएशन को फिल्म की लीड ने ठीक किया था वो सही तरीके से हुए है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या फिल्म की सीरियल किलर अभी भी जिंदा है या मर गई। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की कहानी की शुरुआत की जाती है ईयर 2019 से, जिस टाइमलाइन में हम शेयन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस में रहती है। रीजन है उसके पिता का शेयन की काफी उम्र में मर जाना, जिनकी मौत का जिम्मेदार शेयन और किसी नहीं बल्कि अपनी माँ को ही मानती है, जिसे कभी भी अपने मेकअप से फुर्सत नहीं मिली। और ऐसे ही एक दिन जब शेयन की माँ जल्दबाजी में घर से निकली थी, तो वो गैस बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग गई और शेयन के पिता मारे गए और शेयन भी थोड़ा बहुत घायल हो गई। और यही रीजन है कि इन दोनों माँ बेटी की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। इसलिए जब शेयन को हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी माँ के ब्रेन के ट्यूमर के बारे में बताता है, तो वो उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, मानो जैसे उसे बिल्कुल भी परवाह है नहीं। और दूसरी तरफ शेयन की माँ ने ये मान लिया है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी, लेकिन शेयन की माँ मरने से पहले अपनी बेटी का फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहती है। और इसके अलावा शेयन की माँ की एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि मरने के बाद उन्हें उन्हीं के हस्बैंड के ग्रेव के बाजू में दफनाया जाए, जो बात शेयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और वो वहाँ से अपनी माँ को डांटकर सीधे अपने घर पर चली जाती है, जहाँ जाते वक्त उसका फोन घूम जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात शेहोंग से होती है, जो शेयोंग के विलेज का एक स्ट्रॉबेरी फार्मर है, जो शेयन को वहाँ से सीधे उसके घर तक ड्रॉप करता है। जहाँ जाने के बाद शेयन को एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है, जो सामने वाली शख्स शॉनी नाम की बंदी को ढूंढ रही है, लेकिन रॉन्ग नंबर लगने के कारण वो शख्स शेयोंग का कॉल काट देती है। और ऐसा कई बार होता है, और बार बार उस सामने वाली शख्स जिसका नाम योंग सुक है, उसे ऐसा ही लगता है कि शायद शनी उससे कोई घटिया सा मजाक कर रही है, जो योंग सुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर योंग सुक की जान पर बनी हुई है और बार बार उसकी माँ उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है, जो कि योंग सुक की सौतेली माँ है। और दूसरी तरफ सोयन को उसी के घर में एक काफी पुराना बेसमेंट मिलता है, जिसके बारे में घर के किसी भी मेंबर्स को नहीं पता था। और वहाँ नीचे जाने के बाद उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और एक पर्सनल डायरी मिलती है, जो डायरी और किसी की नहीं बल्कि योंग सुक की है, जिसमें उसने अपने काफी सारे सपने लिखे हुए हैं। और उसी डायरी के साथ शोयंग को योंग सुक का फोटो भी मिलता है, जिसमें यह साफ साफ 1999 का है। जिसके बाद वो योंग सुक की फोटो उसी के विलेज के स्ट्रॉबेरी फार्मर सोंग हुंग को दिखाती है, जो योंग सुक को पहचानता है। और वो शेयंग को ये बताता है कि योंग सुक उसकी माँ के साथ इस गांव में उसी घर में रहती थी, जिसमें अब योंग सुक रहती है। और इसके अलावा शोहोंग शेयंग को ये भी बताता है कि योंग सुक एक काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी माँ को लोग काला जादू करने वाली मानते थे, जिसका बर्ताव अपनी बेटी योंग सुक को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और फिर रास्ते में शेयंग को सोन यी की स्टोर भी दिखती है, और शेयंग को ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि जो कॉल उसे आ रही है वो एक्चुअल में ईयर 1999 की है, जिस बात पर भरोसा योंग सुक को बिल्कुल भी नहीं होता। जिसके बाद शेयंग इसकी कंफर्मेशन योंग सुक की पर्सनल डायरी पढ़कर उसे देती है। और फिर यहाँ से इन दोनों की दोस्ती और भी काफी ज्यादा गहरी हो जाती है, जिसमें शेयंग योंग सुक को फ्यूचर की सारी जानकारियां देती है कि किस तरीके से फ्यूचर में अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, जिससे घर में ही बैठकर शॉपिंग तक कर सकते हैं और एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग की मदद से देख भी सकते हैं, जिस बात पर योंग सुक बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और इसके अलावा शेयंग योंग सुक को उसके फेवरेट सिंगर के फ्यूचर के सॉन्ग्स भी सुनाती है, जिसे योंग सुक बाद में कैसेट में रिकॉर्ड कर अपने पास रखती है। लेकिन ये सब कुछ शेयंग योंग सुक को किसी काम के बदले में देती है, जो काम उस पुरानी टाइमलाइन में यानी कि ईयर 1999 में शेयंग के पिता को बचाने की है, जिसका आइडिया शेयंग को और कोई नहीं बल्कि योंग सुक तब देती है जब योंग सुक के घर यंग शेयन उसके माता पिता के साथ उनका घर देखने के लिए आती है, जिस घर को योंग सुक की माँ किसी भी कीमत में बेचना चाहती है, क्योंकि योंग सुक की माँ को यही लगता है कि जो कुछ भी बुरा इस घर में हो रहा है योंग सुक के साथ, वो इसी घर की वजह से हो रहा है, जहाँ से जाने के बाद उनकी सारी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। खैर, तो योंग सुक अपनी माँ की नजर से बचते बचाते शेयन के दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है, यानी कि शेयन के पुराने घर पर, जहाँ पर उसकी माँ घर से जाते वक्त गैस को ऑन रखकर चली जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि योंग सुक ने उस गैस को बंद कर शेयन के पिता को बचा लिया है, जिसमें जलने के बर्निंग मार्क्स भी अब शेयन के पैरों पर नहीं है, जिस बात से शेयन अब बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा खुश है। इतनी खुश कि उसकी लाइफ अब पूरी तरीके से बदल गई है, जो पहले काफी ज्यादा डार्क थी, और अब उसके पिता के आने की वजह से उसका फ्यूचर
बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा है, इतना कि वो पूरा टाइम अपने पिता को ही देना चाहती है, जो चीज अब कहीं ना कहीं योंगसुक को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि इन सब के चलते योंगसुक ने अपनी माँ से बहुत ज्यादा मार भी खाई है और अब शियोन योंगसुक को इग्नोर कर रही है। लेकिन जब उन दोनों की बातचीत हो रही होती है तो उसी बीच योंगसुक की माँ आकर योंगसुक से फोन छीनती है और योंगसुक को यही वार्निंग देती है कि वो दोबारा योंगसुक से कभी भी बात ना करे। जिसके बाद ये चीज योंगसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इंटरनेट पर योंगसुक के फ्यूचर का पता लगाना शुरू कर देती है और हाँ, योंगसुक को ढूंढना भी कि इस फ्यूचर में योंगसुक अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है, जिसमें पहले तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है योंगसुक को ढूंढने में, और बाद में वो उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी चीजों से हटकर किसी क्राइम रिकॉर्ड में ढूंढती है कि उसके साथ पास्ट में कुछ बुरा तो हुआ नहीं था। जिसके बाद उसके सामने योंगसुक के पूरे पास्ट की डिटेल आ जाती है कि आज ही के दिन योंगसुक को उसकी माँ ने मार दिया था किसी एक्सोर्सिज्म के चलते, जिसके बाद उसकी माँ को उठाकर सीधे जेल में डाल दिया गया और अब वो ये बात योंगसुक को बताकर उसे बचाना चाहती है, जो बात वो योंगसुक को बताती भी है, जिसकी वजह से योंगसुक खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेती है ताकि जब उसकी माँ उसे मारने आए तो वो अपनी आंखों से उसकी सौतेली माँ को ऐसा करते हुए देखे। और फिर ऐसा होता भी है और योंगसुक का सारा बच्चा कुछ ट्रस्ट उसकी माँ को लेकर टूट जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को उन्हीं की लाई हुई नाइफ से मार देती है और यहाँ से योंगसुक की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है और योंगसुक इसकी कोई भी डिटेल शियोन को नहीं देती सिवाय इसके कि अब सब कुछ ठीक है। और फिर हम देखते हैं योंगसुक को अपनी लाइफ को काफी आजादी से जीते हुए, जिसमें वो अब शॉपिंग करती है और बहुत ही ज्यादा खाती भी है, जो उसे पहले बिल्कुल भी करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन योंगसुक की माँ मरने से पहले योंगसुक को ये रीजन देती है कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मारना चाहती थी कि योंगसुक के फ्यूचर में काफी सारे मर्डर्स लिखे हैं अगर वो जिंदा रहेगी तो, जो कि हमें देखने भी मिलते हैं। और अपनी माँ को मारने के बाद योंगसुक दूसरा मर्डर और किसी का नहीं बल्कि उस टाइमलाइन में शोंग हू का करती है, यानी कि यंग शोंग हू का, जो प्रेजेंट में शियोन के घर पर स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। लेकिन जैसे ही शियोन योंगसुक से बात कर नीचे जाती है तो उसे शोंग हू उसके माता पिता के साथ बैठा हुआ नहीं मिलता, जिसके बाद वो शोंग हू के बारे में अपने माता पिता को भी पूछती है, जिन्हें उस नाम के शख्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर शियोन वहाँ से सीधे योंग हू के स्ट्रॉबेरी फार्म में जाती है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और फिर पुलिस स्टेशन जाकर उसे ये पता चलता है कि योंगसुक की मौत ईयर 1999 में हो गई थी, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि योंगसुक ने मारा था, वो भी इसलिए क्योंकि शोंग हू योंगसुक के घर बाकी दूसरे पड़ोसी की तरह स्ट्रॉबेरी देने गया था, जहाँ पर योंगसुक शोंग हू को घर पर इनवाइट करती है और वहीं पर शोंग हू योंगसुक की माँ की डेड बॉडी के पार्ट्स रेफ्रिजरेटर के अंदर देख लेता है, जिसके बदले में योंगसुक शोंग हू को मार देती है, जो बात अब शियोंग को पता चल गई है। जिसके बाद शियोंग वहाँ से सीधे सोनिंग के स्टोर भी जाती है, जहाँ जाने के बाद उसे एक्चुअल में और डिटेल पता चलती है कि योंगसुक की माँ एक काफी अच्छी औरत थी जिसने सोंग हिंग की मदद की थी उसके पैरों को ठीक कर अगर वो टाइम पर उस स्टोर में नहीं जाती तो। और उसके बाद सोनी शियोंग को ये भी बताती है कि योंगसुक उसकी एक अच्छी दोस्त थी जिससे वो हर एक बात शेयर करती थी, जिसमें योंगसुक ने सोनी को उसकी माँ के बारे में सब कुछ बुरा ही बताया था कि किस तरीके से योंगसुक की माँ उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। लेकिन सोनी जब योंगसुक की माँ से उस स्टोर में मिलती है तो उसकी सारी की सारी सोच बदल जाती है, जिस कंडीशन में शॉन ही की हालत ऐसी इसलिए हुई थी क्योंकि उसके शराबी पिता उसे शराब पीकर बहुत मारते थे। जिसके बाद शियोंग सीधे जाके योंगसुक से बात करती है और उससे यही पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिसके रिप्लाई में योंगसुक उसे यही कहती है कि वो इन सब का टेंशन बिल्कुल भी ना ले। जिसके बाद शियोंग योंगसुक को ये बताती है कि फ्यूचर में उसे उम्र कैद की जेल हुई है, रीजन है उसकी माँ और शोंग हू को मारने का। जिसके बाद योंगसुक शियोंग को यही कहती है कि वो पता लगाए कि पुलिस ने उसे किस तरीके से पकड़ा था, जिस काम के लिए शियोंग बिल्कुल मना कर देती है और फोन को पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर अपना पीछा योंगसुक से छुड़ाने की कोशिश करती है, जिसमें कुछ टाइम तक वो सक्सेस होती है। और शोंग हू के गायब होने की वजह से किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की है, जिसकी वजह से पुलिस योंगसुक के घर पर भी इंक्वायरी करने के लिए आती है, जिसमें से बैक नाम के ऑफिसर को योंगसुक पर थोड़ा बहुत शक भी होता है क्योंकि वो उसके घर में स्ट्रॉबेरी को भी रखा हुआ देखते हैं। जिसके जवाब में योंगसुक यही कहती है कि वो शोंग हू को जानती नहीं और शायद हो सकता है कि स्ट्रॉबेरी को उसकी माँ ने कल लिया होगा, जो फिलहाल तो 2 दिन से घर पर नहीं आई। और फिर उसकी इस बात की गलती को बैरक पकड़कर योंगसुक से यही पूछते हैं कि उसकी माँ अगर 2 दिन पहले घर से चली गई थी तो फिर इस स्ट्रॉबेरी के पैकेट्स को उन्होंने कैसे लिया, जिन सारी की सारी डिटेल्स को वो ऑफिसर अपनी एक नोटबुक में भी लिखता है। और सबूत न होने की वजह से वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर यंग शियोन और उसके पिता आते हैं योंगसुक की माँ से मिलने, क्योंकि उन्हें ये घर चाहिए। जिसके बाद योंगसुक मौका देखकर उन दोनों को घर में बंदी बना लेती है और सबसे पहले वो शियोन के पिता को वहाँ पर मार देती है, जिसका असर शियोन के फ्यूचर में होता है और शियोन इस बात को साफ साफ समझ जाती है। पर जैसे ही योंगसुक से बात करने के लिए शियोन अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि वो घर अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं बल्कि अब खंडर बन चुका है, जिसके हॉल के एंट्रेंस में यही लिखा है कि शियोन फोन उठाओ, जो अब भी वहाँ पर बज रहा है। जिसके बाद शियोन फोन को ढूंढकर फोन उठाती है और योंगसुक से ये सब करने को मना करती है क्योंकि अब वो उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। जिसके बाद योंगसुक उसे यही कहती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो अगला मर्डर वो और किसी
किसी का नहीं बल्कि उसी के यंगर वर्जन का करेगी जो उसके साथ उस टाइमलाइन में उसी घर में है। जिसके बाद शियोन को ना चाहते हुए भी योंगसुक की मदद करनी पड़ती है, बट इसमें वो एक चाल चलती है योंगसुक को मारने की, वो भी उस टाइमलाइन की एक ऐसी लोकेशन पर भेजकर जहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक काफी बड़ा विस्फोट होने वाला होता है। लेकिन उस सिचुएशन से भी योंगसुक काफी सही सलामत बच जाती है। रीजन है वहाँ के पपीज जिनकी आवाज सुनकर योंगसुक उस जगह से निकलकर बाहर आ जाती है और शियोन वहाँ पर उसे ये कहकर भेजती है कि उसी विलेज का एक कचरे वाला उसके खून से लगे हुए नाइफ को पुलिस स्टेशन ले जाकर दे देगा। तो अब योंगसुक बच गई है तो शियोन को सजा मिलना तो तय है, जो योंगसुक उसे बर्निंग मार्क्स देकर देती है। और इसी के साथ साथ वो शियोन को ये सच भी बताती है कि घर में गैस को ऑन उसकी मां ने नहीं बल्कि शियोन ने किया था, जिसके बाद वो उस बात से साफ साफ मुकर गई थी। यानी कि शियोन भी योंगसुक की ही तरह है। जिसके बाद शियोन वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और बैरक नाम के ऑफिसर की उस पर्सनल डायरी को चुरा लेती है, जहाँ से उसे उसी कचरे वाले का एड्रेस भी मिलता है। जिसके बाद वो एड्रेस सीधे योंगसुक को दे देती है, जो वहाँ पर टाइम पर जाकर उस बूढ़े लाचार शख्स को मार देती है और नाइफ को भी जला देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोन की माँ पहले तो योंगसुक के घर पर जाती है, जहाँ उसे जब कोई भी नहीं मिलता तो वो वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन अपने हस्बैंड और बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पहुँच जाती है। जिस रिपोर्ट को लिखकर वहाँ की पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती, लेकिन बैरक नाम का वो पुलिस ऑफिसर योंगसुक के घर के एड्रेस को सुनने के बाद शियोन की माँ की मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों वहाँ से सीधे योंगसुक के घर पर चले जाते हैं। जहाँ जाने के बाद बैरक अपनी डायरी में इस चीज को भी नोट करते हैं कि इतने बज के इतने मिनट पर शियोन की माँ ने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया था और अब उसी कॉल को अटेंड करने की कोशिश शियोन प्रेजेंट में योंगसुक के उस घर में करने वाली है, जिस घर में अब योंगसुक का ओल्डर वर्जन रहता है, जिसने पहले से कई ज्यादा रेफ्रिजरेटर अपने घर में रखे हैं, जिसमें कई सारी लाशें भी है जिन्हें बेमतलब का योंगसुक ने मारा है। यानी कि योंगसुक की माँ ने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था अपनी बेटी योंगसुक का, वो पूरी तरीके से सच है, जिसमें योंगसुक अब पूरी तरीके से एक साइको किलर बन चुकी है, वो भी बहुत शातिर, जिसे आज तक पकड़ा नहीं गया। और अब प्रेजेंट में शियोन के घर में आने की आहट ओल्डर योंगसुक ने सुन ली है, जो देखने के लिए वो सीधे अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ आती है, जहाँ से योंगसुक सीधे उसके उस कमरे में जाकर उस फोन को लेती है और वहाँ से सीधे बेसमेंट चली जाती है, जहाँ जाने के बाद वो देखती है कि उस बेसमेंट में योंगसुक बेगुनाह लोगों को लाकर मारती है। और वहीं पर शियोन उस ओल्डर योंगसुक के गले पर एक नाइफ के माँ को भी नोटिस करती है, जो बाद में वहाँ पर योंगसुक को पकड़ने के लिए पहुँच जाती है। क्योंकि योंगसुक उस फोन को लेकर जब बैठी हुई होती है तो उसकी माँ जब उस फोन पर कॉल करती है तो शियोन सीधे अपनी माँ को उस घर से निकलने के लिए कहती है, जिस बात को तो वो नहीं सुनती और बदले में पास में यंगर योंगसुक उस ऑफिसर को मार देती है। जिसके बाद उसकी अगली तैयारी शियोन की माँ को मारने की होती है और प्रेजेंट में भी शियोन के साथ ओल्डर योंगसुक कुछ ऐसा ही कर रही होती है, जहाँ से जान बचाकर योंगसुक सीधे भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और अपनी माँ से कॉल पर बात करते हुए वो उन्हें यही गाइडेंस देती है कि वो किसी भी तरीके से खुद को बचाए। जिस बात को सुनकर शियोन की माँ पहले तो एग्री होती है, लेकिन यंग योंगसुक उस पास में छोटी शियोन को लाकर उस दरवाजे के बाहर रख देती है, जिस आवाज को सुनकर उसकी माँ सीधे अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंच जाती है। जिसके बाद योंगसुक नाइफ से पहला बार उसकी माँ की पीठ पर करती है, लेकिन जैसे तैसे कर शियोन की माँ योंगसुक का डिफेंस करती है और अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में वो सीधे योंगसुक को लेकर उस फर्स्ट फ्लोर से कूद जाती है, जहाँ से गिरकर योंगसुक मारी जाती है। लेकिन शियोन की माँ नहीं, जो उस इंसिडेंट से बच गई और अपनी बेटी के साथ उन्होंने फ्यूचर में सर्वाइव भी कर लिया। और अब पास्ट में इतना कुछ हुआ है तो डेफिनेटली उसका असर फ्यूचर में भी होगा, जिस फ्यूचर में हम शियोन को बिल्कुल सही सलामत उस टूटे फूटे घर में देखते हैं, जहाँ पर अब योंगसुक का ओल्डर वर्जन नहीं है। जिसके बाद शियोन वहाँ से सीधे पहले तो हॉस्पिटल जाती है अपनी माँ को मिलने के लिए, जो उसे वहाँ नहीं मिलती, और उसके बाद सीधे पुलिस स्टेशन। जिसके बाद शियोन को पता चल जाता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, जहाँ से वो सीधे ग्रेवयार्ड जाती है। पर उस ग्रेवयार्ड में ढूंढने के बाद उसे सिवाय उसके पिता की ग्रेव के अलावा उसकी माँ की ग्रेव नहीं मिलती, जो वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को देखने के लिए आती है और दोनों हंसी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके पहले हमें ये नोटिस करवाया जाता है कि शियोन की माँ के गर्दन पर भी वैसे ही नाइफ का निशान है, जैसा नाइफ का निशान हमने ओल्डर योंगसुक की नेक पर देखा था। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बात साफ हो जाती है कि ओल्डर योंगसुक ने उसी घर से अपने यंगर वर्जन को भी कांटेक्ट किया था, जिसके बाद उसने अपने उस यंगर वर्जन को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रखा था कि उसे किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है योंगसुक की माँ और उस पुलिस ऑफिसर के आ जाने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस फर्स्ट फ्लोर से गिरने के बाद भी पास में यंगर योंगसुक अभी भी जिंदा है और प्रेजेंट में शियोन की माँ उस ग्रेवयार्ड से ही गायब हो जाती है और फिल्म यहाँ पर खत्म। यानी कि फिल्म ने सेकेंड पार्ट के लिए काफी सारे आंसर्स को बचा कर रखा है, जिनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि योंगसुक और शियोन आपस में एक दूसरे से उस फोन के जरिए बात कैसे कर सकते हैं, जिसका रीजन मैंने आपको पॉइंट नोट करने के लिए कहा था। तब जब योंगसुक की माँ अपनी बेटी से यही कहती है कि इस घर में कुछ बुरा है, जिसकी वजह से उन्हें इस घर को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाना चाहिए, जहाँ से जाने के बाद योंगसुक भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनकी सिचुएशन भी। यानी कि उस घर में पास में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ था, जिसकी वजह से हम इस तरीके का बटरफ्लाई इफेक्ट होते हुए इस फिल्म में देखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि योंगसुक के पिता ने ही कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिसकी वजह से इस घर से कनेक्शन फ्यूचर के
लैंडलाइन में किया जा सकता है। तो अब इस फिल्म से ये बात तो साफ हो गई है कि अगर फिल्म के फर्स्ट पार्ट में विक्ट्री योंग सुक को दी गई है तो सेकंड पार्ट में विक्ट्री डेफिनेटली शियोन के कैरेक्टर को मिलेगी। और रही बात फिल्म की 2 टाइमलाइंस की, तो हो सकता है कि ऐसा कोई तीसरा रास्ता फिल्म में हमें तीसरी टाइमलाइन का भी दिखाया जाए, जिसकी मदद से और पास्ट में जाकर शियोन सब कुछ ठीक कर देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में ही रहकर शियोन सारी की सारी सिचुएशन को पास्ट की योंग सुक के लिए बिगाड़े और खुद की ठीक करे। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म में जो पास्ट और प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है उसमें अभी तो इस पार्ट में योंग सुक को ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है जो पास्ट में कुछ भी करके शियोंग के फ्यूचर को पूरी तरीके से बिगाड़ सकती है। और शियोंग की नजरों से देखें तो शियोंग के पास फ्यूचर है, जिस फ्यूचर में उसके पास सारी की सारी हिस्ट्री योंग सुक के कैरेक्टर की रहेगी कि उसने फ्यूचर में क्या क्या अपराध किए हैं, जिसमें से उसे किसकी सजा मिली है और किसकी नहीं। तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से हार्म कर सकते हैं, जिसमें से योंग सुक अपने पास्ट के वेपन को काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो शियोन नहीं, जिसकी वजह से अब उसे प्रेजेंट टाइमलाइन में ओल्डर योंग सुक ने अपना बंदी बनाकर उसी बेसमेंट में रखा हुआ है। और रही बात उस नाइफ के मार्क की जो हमने शियोन की माँ की गर्दन पर भी देखा और ओल्डर योंग सुक की गर्दन पर भी, तो उससे हो सकता है कि शियोन ने प्रेजेंट में अपनी माँ को नहीं बल्कि ओल्डर योंग सुक को ही देखा होगा। और प्लास्टिक सर्जरी की वो थियरी इस सिचुएशन में अगर अप्लाई करे तो थोड़ी बचकानी लगती है और थोड़ी नहीं भी, लेकिन अब जबकि फिल्म का सेकंड पार्ट आया नहीं है तो इस आइडिया को भी थोड़ा बहुत पकड़ कर तो चलना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फिल्म की एंड को हमारे सामने रखा गया है उसमें तो हमने पास्ट में योंग सुक को मरते हुए देखा और प्रेजेंट में योंग सुक के ओल्डर वर्जन को गायब होते हुए, लेकिन उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में हमने शियोन के पिता को गायब होते हुए देखा था। यानी कि शियोन को एक तरीके से योंग सुक ने बेवकूफ बनाया होगा कि उसका फ्यूचर बिल्कुल ठीक है और वो सही सलामत अपनी माँ के साथ अपनी लाइफ बिता रही है, जबकि सच हमें कुछ अलग ही तरीके से दिखाया गया। तो अगर फिल्म के सेकंड पार्ट में फिल्म के डायरेक्टर ने सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है उस फोन कॉल की उसे सही ढंग से सॉल्व नहीं किया, तो जैसे कि मैंने इसके रिव्यू में भी कहा है कि फिल्म का फर्स्ट पार्ट पूरी तरीके से इनलॉजिकली रहेगा। लेकिन फिर मुझे याद आती है फिल्म हैप्पी डेथ डे, जिसके फर्स्ट पार्ट में साल 2017 में प्री के कैरेक्टर को ही एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि वो मरकर बार बार ऐसे जिंदा क्यों हो रही है, और फिर साल 2019 में इस फिल्म के सीक्वल में उन सारी की सारी बातों का क्लियरिफिकेशन दिया गया था, जो कि अच्छा भी लगता है। तो शायद ऐसा ही कुछ इस कोरियन फिल्म द कॉल के साथ भी किया जाए, जिस पर अभी के लिए तो एक काफी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वेल, तो ये थी द कॉल फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन। इस फिल्म के प्लॉट की डिटेल्स के साथ जिन्हें लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आपके लिए फिल्म थोड़ी बहुत आसान हुई भी है या नहीं, खास करके इसकी एंडिंग को लेकर। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।